Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by Abhishek Jain. So, today we are going to start the chapter called Determinants. So, before moving to chapter Determinants, first of all, we will know what are the various aspects which we have to face in this chapter. तो हम वन बाई वन सब कुछ पढ़ेंगे और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा ये पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इसी प्लेलिस्ट में इसी चैनल पे और भी प्लेलिस्ट डली हुई हैं, तो आप वो भी चैप्टर्स को फॉलो अप करिए, तो आपको पूरे मैथ्स को पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो हम मूव करते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। तो डिटर्मिनेंट्स को पहले हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है एक्चुअली और कैसे फ्रेम होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्लास 10th में तक आपने 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व की होंगी जो मेरे को आगे बढ़ना है। तो मैं क्या करता हूँ डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने के लिए मैं 2 लीनियर इक्वेशंस लेता हूँ एक्स एंड वाई में और उनके कोफिशिएंट्स को मैं सेम करता हूँ और सेम करने के बाद मैं वेरिएबल को हटा दूँगा, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो कुछ वैल्यू होगी और वो जो वैल्यू होगी वो एक इक्विवेलेंट होगी किसी डिटर्मिनेंट के। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको एक डेफिनेशन के लिए थोड़ा सा मैं पहले आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन कैसे लेंगे हम। तो देखिए आप, मैंने क्या किया, कंसिडर 2 इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है जो क्लास 10th में हम लेते थे। a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया b2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए b1 से। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और माइनस करने के बाद आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए x से, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो मैं ये करके दिखाता हूँ ये वाला स्टेप। तो देखिए a1x प्लस b1y जो आपका रिजल्ट था, इसमें मैं b2 से मल्टीपल करता हूँ। ठीक है, और फिर माइनस कर देता हूँ और इस वाले में b1 से मल्टीपल करता हूँ, b1 से, तो a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो ये कितना होगा, ये हो गया b2 a1 हो गया कि नहीं, और ये वाला कितना हो गया b1 b2 y, ये कितना हो गया b1 b2 y, b1 b2 y कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा b2 a1 x माइनस b2 a2 x इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला कि इसको आप x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से आप x कॉमन भी ले सकते थे, तो b2 a1 माइनस b2 a1 एंड b2 गड़बड़ किया है क्या, b1 a2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो टर्म आया है ना, इस टर्म को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किससे, इस रिजल्ट को मैं बोल सकता हूँ द एबव रिजल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किससे, 2 वर्टिकल लाइन से, 2 वर्टिकल लाइन्स और उसके बीच में कुछ नंबर्स को मैंने अरेंज किया है। तो अरेंज करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, a1 b2, उसके बाद b1 एंड हियर विल बी a2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको वादा पढ़ूंगा, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैंने किया है इस रिजल्ट को हम इसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि विच इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ कितने ऑर्डर का, ऑर्डर 2। ठीक है, एंड जो a1 b2 माइनस a2 b1 जो आया है, इसको बोलेंगे हम इज़ द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक्सपेंशन बोलेंगे हम इसको। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, तो लिखवा देता हूँ आपको। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, डिटर्मिनेंट इज़ द एरे मैंने बताया था आपको, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे नंबर भी हो सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल्स प्लेस्ड बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस, ऐसी 2 लाइंस, और वो स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म मतलब कि आपको ये जो है ना, इधर भी और इधर भी दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड सेम होना चाहिए, मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल को बोलते हैं हम रोज़ और वर्टिकल को बोलते हैं हम कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। स्क्वायर फॉर्म बोला है उसने, स्क्वायर देखें आपने, वो क्या होता है, उसमें दोनों ही सेम होते हैं।
और इसकी कुछ वैल्यू होती है, इट करस्पॉन्डिंग्स टू अ वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन लिखा देता हूँ मैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन राइट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। अब आपको पता होगा, एक तो होता है इसका इससे डेल्टा से, एक होता है इसका मैं बोलूँ डेट और इधर जिसका भी आप डिटरमिनेंट ले रहे हो। मैट्रिक्स आपने पढ़ा था, मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी वेरिएबल लेता है, मतलब कुछ भी आपको अल्फ़ाबेट्स लेते हो ABCD, तो वहाँ पे यदि मैंने बोला ए ले लिया तो कितना हो जाएगा डेट ए मतलब उसका डिटरमिनेंट ले रहे हो। या फिर आप इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में उस वेरिएबल को रख दो। ये तीनों ही डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर हम आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द हॉरिजेंटल लाइंस को हम रोज बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, ए वाला पुराना वाला क्या था, A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करो, इनको बोलेंगे हम क्या, रो। ऐसे चल रहे हैं ना, दिस इज रो, दिस इज रो, ये कितना हो गया, रो 2, दिस इज रो 1 एंड दिस विल बी कॉलम 1, दिस विल बी कॉलम 2। ठीक है, कोई डाउट? तो ऑब्जर्व करोगे आप कि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं डिटरमिनेंट के केस में। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर आपको पता ही होगा, ऑर्डर क्या होते हैं, ऑर्डर इज ऐसे n क्रॉस n मतलब ए बताता है नंबर ऑफ रोज़ को, ए बताता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को, बट फॉर डिटरमिनेंट हमारा नंबर ऑफ रोज़ एंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, बट फॉर केस ऑफ मैट्रिक्स ये ज़रूरी नहीं है। बताया था मैंने आपको डिफरेंस जब मैट्रिक्स पढ़ाया था। इफ़ आपको डिफरेंस देखना है, मैं डिफरेंस भी आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, जो बच्चा ये पहली बार दिख रहा है उसके लिए। देखिए डिफरेंस, मैट्रिक्स मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स में ऑर्डर एनी एन मतलब एम मतलब नंबर ऑफ़ रो बताया था, तो नंबर ऑफ़ रो कितनी भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने भी हो सकते हैं मैट्रिक्स के केस में। और डिटरमिनेंट केस में एम एंड एन नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होंगे। मैट्रिक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, या फिर सिंपली यू कैन से दैट बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। इनको हम दो लाइंस के बीच में, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका था। और एक चीज़ और देख सकते हो फोर्थ, कि मैट्रिक्स को हम A B अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिटरमिनेंट को कैसे करते हैं हम, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को बट किसके अंदर, दो वर्टिकल लाइंस के अंदर डाल दो, या फिर डेट A डेट B और डेल्टा से। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया डिटरमिनेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला ये है 3 2 5 6 7 8 1 0 2, क्या ये डिटरमिनेंट है? क्यों है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे रो कितनी है, रो 1 रो 2, दिस इज़ रो 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, सो आप कह सकते हो डिटरमिनेंट है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्या ये डिटरमिनेंट है? ये डिटरमिनेंट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं हो सकता। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों ही इक्वल होना चाहिए। कोई डाउट यहाँ पे? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम फिर। मैंने आपको ऑर्डर के बारे में बता ही दिया, 8.4 नंबर पॉइंट लिख लो। ऑर्डर इज n क्रॉस n, और सिंपली आप बोल सकते हो क्या, सिंपली n। ठीक है, सिंपली n होगा डिटरमिनेंट में, तो भी समझ में आएगा कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ही है, क्योंकि डिटरमिनेंट के केस में वही होता है। यदि कोई बच्चा आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ 2 मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों ही कितने होंगे, हैं, 2 होंगे। ठीक है, और ये कन्फ्यूज मत कर देना, कुछ बच्चे ऐसे लफड़ा कर देते हैं क्या, जैसे कि मैंने बोला कि ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, तो इसको हम कैन सिंपली हम बोल सकते हैं, कैन सिंपली बी रिटन एज क्या, ऑर्डर 3 नॉट 9। कोई बच्चे इनको मल्टीपल करके बोले कि ऑर्डर 9 हो गया, नहीं, ऑर्डर 3 ही। 3 क्यों?
क्योंकि ये क्या बता रहा है, ये क्रॉस क्या बता रहा है, ये तो सिर्फ बाई बताता था, मैंने आपको लिखवाया था। ये क्या बोलता है, ये पढ़ने को कैसे पढ़ते हैं हम इसको, एम क्रॉस एन, मतलब एम बाई एन, मतलब एम जो है नंबर ऑफ़ रोज थे, एन क्या है नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे। कहाँ पढ़ाया था ये आपको, मैट्रिक्स में। बट यहाँ पे क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट केस में, एम और एन दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे एन बाई एन आ जाएगा। तो एन बाई एन को हम सिंपली कर सकते हैं ऑर्डर एन। ऑर्डर एन मतलब नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों ही एन होंगे, ना कि इन दोनों का मल्टीपल करके आप 9 लिख दें। ठीक है, क्लियर है आपको, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ें फिर, चलिए फिर। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखूँ मैं, इसको लिखता हूँ मैं कैसे, मैंने बोला 2102, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और सिंपली डेट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर हम। अच्छा, और इस वाले के लिए बात करें तो ये जो मैंने बनाया था, ये क्या है, ये था मेरा डेट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और सिंपली ऑर्डर 3, या तो मैं बोलूँ ऑर्डर 3 का था या फिर ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। डिटर्मिनेंट केस में दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गई अपने ऑर्डर की बात। अब नेक्स्ट 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट पढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट। एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट मतलब कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर एन है, तो उसमें एलिमेंट्स कितने पॉसिबल होंगे। एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, ये जो लिखे रहते हैं, देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अभी कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर। 3 की वैल्यू पुट कर दो तो 3 स्क्वायर मतलब 9, मतलब मैं लिखवाया फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ऑर्डर। 2 ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 होंगे, 3 ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 9 होंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट यू कैन टेक दैट शेप। शेप ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, शेप मतलब आकार क्या होता है, स्क्वायर एंड नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंट्स। कंस्टिट्यूंट्स और एलिमेंट्स सेम ही बात होती है, कभी कभार ये वर्ड लग जाए कंस्टिट्यूंट्स, तो कंस्टिट्यूंट्स को भी आपको उसी की तरह ही लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तरह। तो कंस्टिट्यूंट्स कितने होंगे डिटर्मिनेंट्स में, एन स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑर्डर एन डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर अपन। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि यदि मैंने बोला कि एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट लिया और या फिर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया, तो ऐसे ले लिया, लेट्स से A1 B1 A2 B2। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, मैंने आपको ये चीज़ को फैक्टर में पढ़ाया था कि ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो A11 इसको बोलते हैं हम फर्स्ट रो को रो बता रहा है, एक कॉलम बता रहा है, तो ये वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये वाला कौन सा हो गया, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। ये कौन सा हो गया, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कितना हो गया, A22, तो ये क्या हो गया, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो अब जब आप कोफैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस फर्स्ट वाले के लिए कोफैक्टर में हमें वो बताया था कि यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला -1 टू द पावर ऑफ i प्लस जे। तो ये एक्चुअली ये जो नंबर हैं या फिर में ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम इन जनरल कैसे बोलते हैं, AIJ। तो AI यहाँ पे जो भी i की वैल्यू होगी वो पुट कर दो, जो j की वैल्यू होगी करस्पॉन्डिंग पुट कर दो। तो मैं इस वाले के लिए बात करूँ 2 क्रॉस 2 में, तो A11 के लिए i की वैल्यू कितनी होगी 1 एंड j के लिए 1, तो यहाँ पे साइन क्या निकल के आएगा प्लस, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस। जब मैं इस A12 पे आऊँगा तो 1 + 2 -1 टू द पावर क्यू क्या आएगा -1, तो साइन क्या आ गया माइनस। सिमिलरली यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यदि ये आपको समझ में आ गया तो फिर मैं एक 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट के लिए साइन सिस्टम की बात करूँ। जब एक्सपेंशन करेंगे तो उस समय क्या होगा, ऐसे होगा कुछ, पहला प्लस आ गया तो दूसरा माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस। यदि मैं 4 क्रॉस 4 की या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4 की बात करूँ तो क्या होगा, प्लस माइनस देन माइनस प्लस देन प्लस माइनस देन माइनस प्लस। ठीक है,
दिस विल बी योर साइन सिस्टम फॉर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये हो गया मेरा, मैंने सेकंड ऑर्डर 2 ऑर्डर का दिखा दिया, 3 ऑर्डर का दिखा दिया, 4 ऑर्डर का दिखा दिया। आपको कितने भी ऑर्डर का आ जाए आपको ऐसे ही डिटर्मिनेंट को खोलना पड़ता है, ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं वो अपन बाद में पढ़ेंगे, फिर साइन सिस्टम देख लो आप। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। मैंने बताया आपको ए आई जे क्या बताता है, एक एलिमेंट को डिनोट करता है जिसका जो ith रो का होगा और jth कॉलम का होगा, ठीक है ना भाई। तो आई क्या बता रहा है, रो का नंबर, और जे क्या बता रहा है, कॉलम का नंबर, ठीक है ना भाई। तो यदि आपको ऐसे कुछ है तो मैं यदि बात करूं आपको एक बड़ा सा बना लेता हूं मैं कुछ A11 A12 A13 A14 डॉट 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 A21 A22 डॉट 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 A31 A32 A33 ऐसे जाएगा और फाइनली आगे भी ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, एक क्या है आपकी रो 1, एक क्या है आपकी रो 2, एक क्या है आपकी रो 3 एंड सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्या है आपका कॉलम 1, ये क्या है आपका कॉलम 2, ये क्या है आपका कॉलम 3। ऐसे आप आगे जाओगे तो ऐसे कॉलम बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ को, चलिए मैं इसको कैसे बोलूँगा। तो मैं इसमें कुछ सब पॉइंट्स लिखता हूँ। सब पॉइंट्स मतलब पहला पॉइंट बताता हूँ, जैसे कि मैंने बोला एलिमेंट AIJ विल बी प्रेजेंट इन कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये सर, ith रो में होगा एंड jth कॉलम में होगा। सही बात है, देखो ith रो एंड jth कॉलम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी पॉइंट इसी के अंदर। अब एक्चुअली क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स है ना A11 A22 ये सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, डायगोनल, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा मैं डायगोनल। तो आप क्या बोलेंगे कि सर डायगोनल एलिमेंट्स विल हैव। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या, A11 है तो यहाँ पे I और J सेम है, A22 है I और J सेम है, A33 है I और J सेम है। जब यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो ANN आएगा, तो यहाँ पे भी I और J सेम है। तो आप क्या बोलोगे सर, डायगोनल एलिमेंट्स विल हैव सेम रो नंबर एंड कॉलम नंबर, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, AII और AJJ, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कोई बच्चा कि सर ए भी एक डायगोनल है, नहीं, क्लियर है, ये डायगोनल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट के केस में डायगोनल जो होता है वही होता है जहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट डायगोनल विल ओनली बी देयर which have same I and J वैल्यू। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात है, यहाँ पे तो A114 था, यहाँ पे कुछ और आ जाता है, यहाँ पे ये 32 था, मतलब ये सब डायगोनल नहीं है, फिजिकली डायगोनल हैं। फिजिकली मतलब यदि मैं बोलूँ एक रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है तो वहाँ पे तो डायगोनल हैं, वैसे तो हैं, बट मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट केस में नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट केस में तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल यही होता है जहाँ पे I एंड J की वैल्यू सेम हो, ठीक है। तो फिजिकल डायगोनल अलग चीज़ होती है, बट डायगोनल डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स केस में अलग होता है। इसी को डायगोनल बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेन डायगोनल, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसी को बोलते हैं हम लीडिंग डायगोनल। ये सारी जो है ना आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में टकराएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट इसी में अंदर 8th पॉइंट के अंदर सी वाला पॉइंट लेता हूँ मैं। नेक्स्ट सी पॉइंट देखेंगे, AIJ और AJI आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। मतलब यदि मैं बोलूँ AIJ, I की वैल्यू 1 ले ली एंड J की वैल्यू 2 ले ली, तो कौन कौन से, A12 एंड A21। देखो A12 एंड A21 ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं, और ये सिमेट्रिक भी होते हैं। किसके एस्पेक्ट में, डायगोनल के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। और इस पॉइंट को आप चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर लो, कौन से वाले को, इस वाले को, कि फॉर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट डायगोनल विल ओनली बी देयर विच हैव सेम I एंड J। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसी को एग्जांपल की तरह दूँ तो जैसे मैंने बोला 1 2 5 -2, तो ये वाला डायगोनल है। क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट A11 है, ये एलिमेंट A22 है,
बट ए वाला एक डायगोनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस एलिमेंट A12 है और यहाँ पे ये कितना है, A21 है। तो मतलब A12 जो है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। बट फिर ये है क्या? ये दो एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है ना। यही मैंने पढ़ा है, AIJ एंड AJI, क्योंकि A12 मतलब नंबर ऑफ रो यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो AIJ एंड AJI आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स विल बी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इसके अबाउट, डायगोनल के अबाउट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो एक बार कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को और देखते हैं जल्दी फिर से। देखो यहाँ पे ये तो हो गया मेरा क्या, ये वाला तो हो गया डायगोनल, ठीक है। डायगोनल मतलब यहाँ पे I एंड J दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। अब ए वाला एलिमेंट हो गया A11, A22, A33, बट ए एलिमेंट कौन सा हो गया, A12, ए कौन सा हो गया, A13, ए कौन सा हो गया, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। तो दूसरा पेन कहाँ है, हाँ ये लो। ए वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A21, ए एलिमेंट A31, दिस इज A32। तो मैंने आपको बताया कि AIJ एंड AJI बोथ आर कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ईच अदर। तो A21 एंड A12 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब 9 और 6 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। 7 एंड 2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं विद रिस्पेक्ट टू इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 8 एंड 6 एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार लास्ट पेज पे देखते हैं। देखिए मैंने जो बनाया था इसको मैं क्या रखूँ, डेल्टा के नाम से, या फिर मैं डेट ऑफ कोई भी न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट, मतलब डेट है, सॉरी न्यूमेरिक नहीं अल्फ़ाबेट, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, डेट ऑफ ए। ये तीनों ही एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के नाम हैं। जैसे एक बच्चे का नाम राहुल है स्कूल का, और चिट्टू पिट्टू है घर का, और उसके दोस्त कुछ और बुलाते हैं उसको, वो तुम लोग अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इस टाइप से इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने की 3 नाम है, ठीक है। तो अब इसी को ही मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, जो मैंने मैट्रिक्स में ही बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो पॉइंट नंबर 9 में हम देख लेते हैं इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे। नाउ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कॉम्पैक्ट मतलब एकदम छोटा करके लिखना। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिटरमिनेंट कैसे लिखोगे आप, डेल्टा इक्वल्स टू 2 लाइन्स के बीच में AIJ, वो ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n, ठीक है। तो ऐसे अपन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको रिप्रेजेंट किया मैंने, ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है किसको रिप्रेजेंट किया, जो लास्ट पेज पर दिखाया था, कौन सा वाला, देखो यहाँ पे, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा I जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके n तक, एंड J शुड गो फ्रॉम 1 से लेके n तक, ठीक है ना भाई। कोई डाउट यहाँ पे? तो आप समझ रहे होंगे कि यदि मैं I की वैल्यू 1 लूँगा, तो कितना निकल के आएगा, A1, और J की वैल्यू 1 ली गया तो A11, देन फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी तो A12, फिर A13, फिर ऐसे जाएगा तो लास्ट में A1n, फिर जब A2 के लिए स्टार्ट करो तो 2 1 2 2 और ये 2n, सिमिलरली ऐसे जाएगा, और ये लास्ट में AN1 AN2 एंड दिस विल बी ANN, ठीक है। कोई डाउट? दिस विल बी ये जो लिखा हुआ है दोनों सेम एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन में कभी भी दिख जाए ऐसा एग्जाम्पल लिखा हो कि इस टाइप से BIJ n क्रॉस n, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए डिटरमिनेंट की बात चल रही है, और डिटरमिनेंट कैसा होगा, B11 B12 से लेके B1n तक, B21 B22 से लेके B2n तक, नेक्स्ट दिस विल बी BN1 BN2 और BNN, ठीक है। इस टाइप से डिटरमिनेंट की बात चल रही होगी। यदि ऐसे लिखा होगा तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस n होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो B11 B12 B1n, ठीक है, B21 B22 एंड B2n, नेक्स्ट BN1 BN2 से लेके BNN तक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा डिटरमिनेंट है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। इसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है। दोनों को ही रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे हम देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो कोई डाउट यहाँ पे A1, ये क्या कर दिया मैंने, नंबर ऑफ रो m करना था ना, M1 M2
और लास्ट में mn। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पे जो i है वो जा सकता है हमारा कहाँ से 1 से लेके n तक, एंड j है जो वो जा सकता है 1 से लेके n तक, n दोनों। बट यहाँ पे क्या होगा, i जो है ना वो हमारा 1 से जाएगा बट कहाँ तक, m तक, एंड j जो है वो हमारा कहाँ से कहता जाएगा 1 से n तक। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कैन बी एनीथिंग इन द केस ऑफ मैट्रिक्स, बट फॉर द केस ऑफ डिटरमिनेंट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बोथ आर सेम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इनका शेप क्या होता है। इसका शेप तो क्या होता है, तुम कह सकते हो कि इसका जो शेप होता है वो होता है ओनली एंड ओनली स्क्वायर। और डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट केस होता है, डिटरमिनेंट का शेप होता है स्क्वायर, बट रेक्टेंगल इसका मैट्रिक्स का रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। क्योंकि कोई मैट्रिक्स जब हमारी 3x3 की होती है तो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। और रेक्टेंगल वैसे इन जनरल होगा जब यदि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से क्लियरिटी करा चुका हूँ। ठीक है, अब तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि माइनर एंड कोफैक्टर देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। ये देखिए, फॉर 2x2 या फिर ऑर्डर 2, सिंपली ऑर्डर 2 ऐसे कुछ होगा। A1 B1 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं A1 का B2 के साथ और माइनस लगाते हैं बीच में और A2 का B1 के साथ। तो ये क्या होता है हमारा, ये जो चीज़ है ना उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, एक टर्म और दो टर्म, टोटल कितने टर्म है, 2 टर्म्स। ठीक है, बट जब इस 3x3 को आप खोलोगे, मैं अभी खोलना बाद में सिखाऊंगा, एक्सपेंशन वाला बाद में बताऊंगा कैसे आप एक्सपेंड करोगे। तो यहाँ पे टर्म्स आएंगे 6 टर्म्स। ठीक है, तो मैं एक नोट लिख रहा हूँ। नोट क्या लिखूँगा मैं, नोट कि द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2 order 2 will have 2 factorial number of terms। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 2 टर्म्स मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, 2 इंटू वन मतलब कितना हो जाएगा, 2 ही। एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की बात करें तो उसमें कितने होंगे, विल हैव फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। 3 फैक्टोरियल कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6, तो 6 टर्म्स होंगे। ठीक है, याद रखोगे ये चीज़। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3x3 के। अब इस सब में अब कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, तो 11th पॉइंट, हम माइनर कोफैक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। वैल्यू मतलब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू बिना माइनर और बिना कोफैक्टर जाने भी आप निकाल सकते हो। उसके लिए एक तरीका बताता हूँ। तो एक टॉपिक का नाम लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट। 11वां पॉइंट हो जाएगा। तो 2x2 इसका तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप पता ही है। यदि मैं बोलो 3 0 4 5 तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इन दोनों का मल्टीपल कर दो तो कितना होगा, 3 इंटू 5 माइनस लगा के इन दोनों का मल्टीपल कर दो, 0 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा, दिस इज़ 15 माइनस 0, आंसर इज 15। ठीक है, नेक्स्ट अब 3x3 की बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 2 3 -4 3 6 2 -7 9। मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक, एंड दिस इज़ वैलिड फॉर ओनली 3x3 डिटरमिनेंट। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक का नाम है सेरस डायग्राम। सेरस डायग्राम क्या कहता है देख लेते हैं हम। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है इसमें, इन सबको ऐसे लिखो आप, 1 -4 2 2 3 -7 3 6 9। ये तो 9 एलिमेंट आपको दिए हुए थे, कोई डाउट यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2 और ऐसे कॉलम बनाएंगे सेम। ये जो फर्स्ट 2 कॉलम थे ना इनको ही सेम रिपीट कर देंगे। तो क्या होगा, 1 -4 देन 1 -4 उसके बाद 2 देन 7, ओ सॉरी ये कौन सा वाला था अपना, ये सॉरी इसमें क्या आएगा 2 3 -7। मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम था, ये जो फर्स्ट सेकंड कॉलम था, इनको मैंने फिर से रिपीट कर दिया। अब रिपीट करने के बाद होता क्या एक्चुअली, रेड पेन। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे आपको ऐसे इस वाले को फर्स्ट को पकड़ना है और इनको डायगोनल कंप्लीट करना है 3 3 का। ठीक है, ऐसे चलना है। फिर आप क्या करेंगे,
फिर से आप ऐसे चलेंगे तो अब इसको पकड़ोगे और इसको कंप्लीट करोगे, फिर ऐसे ही पकड़ोगे, इसको ऐसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ऐसे चलने से क्या होगा, आप इन तीनों का मल्टीपल कर लो। मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा आपको, देखो 1 इंटू 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, प्लस इस वाले कितना होगा 2 इंटू 6 इंटू 2 24, देन इसका कितना हो जाएगा 3 इंटू 28, 3 इंटू 28 कितना हो जाता है, मुझे याद नहीं है, 3 इंटू 28 कितना हो जाएगा 84, ठीक है, माइनस ये हो गया 3 का, फिर माइनस कर दो आप। माइनस कौन से 3 करोगे आप, देखो ये 3, आप क्या करोगे, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, कहाँ से, इस 2 से, ठीक है। चलिए फिर इस -7 को कंसिडर करोगे, इस 1 को कंसिडर करोगे, फिर इस 9 को कंसिडर करोगे, इसको करोगे, तो इनका भी मल्टीप्लाई ले ली तीनों एलिमेंट्स का, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 6, 9, 9 दूनी 18, 18। नेक्स्ट -7 -6 तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा -6 -42। नेक्स्ट आप क्या करेंगे 9 इंटू -4 -36 इंटू 2 -72, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 6 टर्म आ गए, 1 2 3 4 5 6 टर्म आ गए। मैंने बोला था आपको 6 टर्म आते हैं, 3 जब आप नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में तो 6 टर्म आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको 231, ठीक है। तो ये 3×3 के लिए आप ऐसे सेल्स डायग्राम से डायरेक्टली निकाल सकते हैं आप। और इसके लिए फिर हम आगे पढ़ेंगे मेथड कौन सा वाला, ए वाला माइनर एंड कोफैक्टर वाला, क्योंकि वो आपको भी जानना ज़रूरी है। बट कभी आपको उस मेथड से नहीं करना चाहते तो ऐसे आप कर सकते हो। क्या करोगे आप कि जो 3 आपको दिए हुए हैं उस तीनों को लिख लो, फिर पहले 2 कॉलम को आप रिपीट कर दो, ऐसे रिपीट करने के बाद फिर यहाँ से ऐसे चलो, डायगोनली करिए, डायगोनली चलो, और ऐसे करके इन तीनों का मल्टीप्लाई करो पहले वाले का, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, तो तीनों का सम कर दो, इन तीनों का सम माइनस इन तीनों का सम, ठीक है। इन तीनों का मतलब, तीनों का मतलब उनके प्रोडक्ट का, ठीक है। मैंने वही किया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। सेल्स डायग्राम बोलते हैं इसको, और ये वैलिड ओनली फॉर 3×3 ट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो हमने आपको नेक्स्ट प्रीवियस में पढ़ा दिया कि सेल्स डायग्राम से आप डायरेक्टली विदाउट नोइंग माइनस एंड कोफैक्टर्स से भी आप, मतलब वैसे भी डिटर्मिनेंट के लिए माइनस कोफैक्टर्स का उतना ज़्यादा मतलब लफड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आप निकाल सकते हो, आपको बहुत सिंपल लगता है। बट एक ट्रिक भी बता दी आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं माइनस एंड कोफैक्टर। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 दोनों। तो यदि मैं बात करूं माइनर की, तो माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट क्या होता था, मैंने आपको मैट्रिक्स जिसने पढ़ाया उसको मैं बताया था। माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट मतलब ये हर एलिमेंट के लिए डिफाइन है। माइनर जो है ना हर एलिमेंट का खुद का होता है। तो यहाँ बोल सकता हूँ माइनर ऑफ अ गिवन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, गिवन एलिमेंट ए आई जे ऑफ डिटर्मिनेंट कौन सा, डेट ऑफ ए आई जे, ठीक है। ऑब्टेन्ड कैसे मिलता है हमें, बताया था मैंने, बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम in which the given element stands, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इस चीज़ में, तो क्लियर होना चाहिए। तो इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय कैपिटल MIJ ऑफ एलिमेंट AIJ। यदि मैंने बोला AIJ एलिमेंट की बात करूँ तो MIJ से होगा। एग्जाम्पल मतलब मैं बोलूँगा M12, ये माइनर ऑफ 12 होगा किस एलिमेंट का, A12 का, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो माइनर समझने के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 0 5 1 6 2 -2 -5 -6। अब मैंने आपको बोला लेट्स से एग्जांपल कि माइनर ऑफ A12 बताइए। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सा हो गया, देखो ए वाली, और सेकंड कॉलम होगा ए वाला, तो कौन सा मिलेगा इसका, दिस इज A12। तो इसका माइनर की बात करें तो क्या होता है, बाय डिलीटिंग, कहाँ गया, बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। तो फर्स्ट रो को डिलीट कर दो एंड jth कॉलम इसको डिलीट कर दो और उठा लो सेम उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में रखे हैं वो। तो क्या मिलेगा 1 2 -2 6। अभी 2×2 का तो आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही है, नहीं आता है तो वो आगे फिर वो डिस्कस एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे।
ये कितना हो जाएगा 6 + 4 दैट इज़, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और ये -4 दैट मीन्स 10। ठीक है, एग्जाम्पल में करूँ माइनर ऑफ A32 मतलब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम मतलब 5 का, तो फिर को क्या क्या बचेगा, आपको मिलेगा 2512। ठीक है, तो कितना हो गया, इसको आप कर लोगे तो कितना होगा 4 - 5 दैट इज़ -1। क्लियर है, दिस इज़ कॉल्ड माइनर। तो आप ऐसे ही सबके निकाल लोगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं लिख सकता हूँ नोट में कि माइनर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट should be taken in same order as they are। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैंने बोला कि यदि मैं इसकी बात करूँ A33 इस एलिमेंट के माइनर की बात करूँ तो आपको थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करके जो बचेंगे उसी ऑर्डर में 2016, ऐसा मत कर देना। यदि मैं A33 के माइनर की बात करूँ, माइनर ऑफ A33, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा सर 2016, ना कि कोई बच्चा उठा के 061221 कर दे, ये नहीं होगा, दिस इज़ नॉट द माइनर। ठीक है, उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में, यदि आपने इसको थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो बचेगा कितना 2016, तो उसी ऑर्डर में 2016। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दिस विल बी द माइनर। इसी के अंदर एक नोट फर्स्ट ये हो गया। सेकंड माइनर के अंदर लिखते हो आप क्या कि द ऑर्डर ऑफ माइनर जो होगा ना, ऑर्डर ऑफ माइनर्स विल बी वन लेस देन द ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा, इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना था 3×3, या फिर मैं बोल रहा हूँ ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 इसका था, तो इसका ऑर्डर 3 था, तो इसके माइनर का ऑर्डर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर है, इसके जितने भी माइनस होंगे, एक्चुअली माइनस कितने होंगे, क्योंकि देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने होंगे 3 स्क्वायर, मतलब 9 एलिमेंट्स के माइनर होंगे। तो मैंने 2 के तो निकाल के आपको सिखा दिए, बाकी 7 के आप निकाल सकते हो ऐसे ही, बट वो जो होंगे उनके जो वो माइनर निकल के आएंगे वो कितने होंगे 2×2 के होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोफैक्टर फिर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। तो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जो बच्चा मेरी मैट्रिक्स पढ़ा है मैंने उसको तो बहुत जानता होगा। कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, बस माइनर का ही होता है, बस कोफैक्टर उस माइनर के साथ साइन डिसाइड करता है। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted as capital Cij and is defined as follows। कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं वन बाई वन। यू कैन से दैट द कोफैक्टर ऑफ, जैसे अपन ने माइनर के डिफाइन किया था ना पर्टिकुलर एलिमेंट का, ऐसे ये कोफैक्टर भी होता है Aij। यदि कोफैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं एलिमेंट Aij का, तो क्या होगा -1 की पावर ऑफ i + j टाइम्स Mij, मतलब माइनर को अपन -1 टू द पावर i + j, इस ए जो एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है। ठीक है, दिस इज सम एक्स्ट्रा टर्म इन कोफैक्टर देन माइनर। जो माइनर जो दिया है ना आपको, उस माइनर के साथ इससे मल्टीपल कर दो, तो जो आपको निकल के आएगा दैट विल बी कोफैक्टर। ठीक है बच्चों, तो उसी जो लास्ट एग्जाम्पल था उसी को ही मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं। तो लास्ट एग्जाम्पल क्या था देखते हैं अपन। तो देखिए ये मेरा कुछ आ गया, ये मेरा लास्ट एग्जाम्पल था सेम। तो अब मैं इसमें बात करूं कि मैं C21 की बात करूं। C21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दिस। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले -1 टू दी पावर 2 + 1, i यहाँ पे कितना है 2, g कितना है 1, और इसके साथ माइनर M21 तो वैसे ही निकालते हैं, जैसा अपन क्या करेंगे, इनको इन दोनों को डिलीट करके बचेगा कितना 0556। ठीक है, तो बस इस माइनस को ले लिया अपन ने और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0 - 25, तो टी कितना आ गया 25। ठीक है, तो दिस विल बी C21। नेक्स्ट इज C, आई कैन से दैट 31 मतलब फर्स्ट रो, सॉरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर ऑफ 3 + 1, और ये कितना हो गया M of 31। तो M of 31 कितना हो जाएगा
आपको थर्ड रो डिलीट करना है एंड ये डिलीट करना है, तो आपको मिलेगा कितना 0562, दिस विल बी 0-30 और ये -1⁴ दिस इज प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया -30। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कोफैक्टर और माइनस में डिफरेंस क्या है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस कोफैक्टर जो है ना वो हमारा साइन के साथ आता है और माइनस जो है वो हमारा डायरेक्टली ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो भी एलिमेंट्स बचते हैं उसी ऑर्डर में हम उठा लेते हैं। तो मैं इसी चीज़ को नोट में क्या लिखूँगा, नोट कोफैक्टर इज बीइंग कंसीडर्ड बाय प्लस माइनस साइन एक्स्ट्रा देन करस्पॉन्डिंग माइनर। ठीक है, तो बस इसके साथ प्लस माइनस साइन के साथ कोफैक्टर आ जाता है, बस माइनर के अलावा। इसी को और आगे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, यदि हमारा i प्लस जे का सम फॉर सम ऑफ i प्लस जे, ये क्या था i प्लस जे, ठीक है, इसका यदि इवन आ रहा है तो हमारा उस केस में क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ही हमारा माइनर हो जाएगा। और फॉर सम ऑफ i प्लस जे यदि हमारा ऑड आ जाए तो कोफैक्टर जो है ना वो हमारा माइनस टाइम्स ऑफ माइनर हो जाएगा। बस ये चीज़ याद रखोगे जो मैंने आपको बताया था। देखो ये जो पहला एलिमेंट है a11, तो यहाँ पे सम कितना होगा, सम तो इवन हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि यदि मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, ये कौन सा है सर, इस सेकंड रो का एंड थर्ड कॉलम का a23, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, सम इज 5, तो -1⁵ ये तो माइनस बना जाएगा, तो ये कोफैक्टर जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ माइनर हो जाएगा। और समझ सकते हो मेरी बात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। तो 13 नंबर पॉइंट हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक मेरा डेल्टा दिया हुआ है a11, a12, a13 और ये a1n, a21, a22, a23 और जाएगा a2n तक। डिटर्मिनेंट है तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे, तो दिस विल बी n क्रॉस n। ठीक है, चलिए तो इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, aij n क्रॉस n और वेयर i शुड गो फ्रॉम 1 से लेके 1 भी लेगा और n तक जाएगा, इसलिए मैंने दोनों पे लेस देन इक्वल टू लगाया है। ठीक है ना, j जो है ना वो जाएगा 1 से लेके n तक। ठीक है, चलिए एक कहानी लिखी हुई है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, मैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स के बारे में, टोटल एलिमेंट्स या फिर कंस्टिट्यूंट्स, ये वर्ड मैं यूज़ कर चुका हूँ। कंस्टिट्यूंट ऑफ डिटर्मिनेंट कितने होंगे पूरे टोटल कितने हो गए n²। क्यों, क्योंकि एक रो की बात करूँ मैं तो कितने हैं n, दूसरे रो की बात करूँ तो n, तीसरे रो में n, तो ऐसे n रो हैं तो n इंटू n n² हो जाएगा। या फिर मैं कॉलम के एस्पेक्ट में देखूँ तो पहले कॉलम में n है, दूसरे में n है, तीसरे में n है, ऐसे में n कॉलम की बात करूँ तो n इंटू n² हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं बोलूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे फिर, डायगोनल एलिमेंट्स क्यों, देखिए आप पहली रो की बात करूँ तो एक ही निकलेगा, दूसरे में दूसरा एक निकलेगा, फिर एक निकलेगा, तो ऐसी मैं नंबर ऑफ n रोज की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे n हो जाएंगे, क्योंकि हर रो में एक होगा। ठीक है, तो n रो हैं तो n हो जाएंगे। तो अब कोई बच्चा आपसे पूछे कि सर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूँ, ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के, तो डायगोनल को छोड़ के कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं n², उसमें से मैं डायगोनल वाले हटा दूँ n, तो कितने आ गए n² - n। अब इसको भी एक बच्चा बोले कि नहीं सर इसको हम और कैसे सोच सकते हैं, और ऐसे सोचते हैं, यह होगा n² - n/2 प्लस n² - n/2। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब ये हुआ कि मैं देखूँ इस डायगोनल के नीचे जो है ना ये पूरे एलिमेंट्स, ये कितने होंगे मेरे n² - n/2 और इसके ऊपर जितने होंगे ये कितने होंगे, दिस विल बी n² - n/2। ठीक है, क्योंकि ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के, तो इतना होगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द माइनस ऑफ -3, 5, -1, 7। ठीक है, इसी को आगे बढ़ दो, माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑल्सो दोनों फाइंड करते हैं अपन। तो देखते हैं सबसे पहले
-3 की बात करते हैं, तो -3 कौन सा एलिमेंट है? ए वाला, मतलब A12। इसको डिलीट करनी पड़ेगी और इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा सर? 4 5 -1 7। दिस विल बी कितना आएगा? 28 -5, दैट मीन्स 33। ठीक है। और कोफैक्टर की बात करूँ तो कोफैक्टर के लिए कुछ अलग से कुछ नहीं करना होता है, हमको पता है A12 है, तो A12 के लिए -1 टू द पावर 1+2, दैट मीन्स माइनस के साथ आने वाला है। तो ये कितना हो गया? -1 की पावर 1+2 इंटू 33, दैट मीन्स -33। अब मैं एक और देख लेता हूँ जल्दी से, कोई भी उठा लेता हूँ, एक और 7 उठा लेता हूँ। 7, इस 7 की बात करूँ, 7 कौन सा एलिमेंट है? A33। तो माइनर ऑफ 7 की बात करें तो कितना हो जाएगा? डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, उसी ऑर्डर में उठा लो। 2 -3 4 0, दिस विल बी कितना? माइनर हमारा हो जाएगा 0 तो +12। प्लस कैसे आएगा पता है ना? -12, ये किस लिए आएगा? -12। तो कितना आ गया हमारा? 12। अब मैं इसी के कोफैक्टर की बात करूँ तो ये सम आपको दिख गया होगा। ए 7 क्या है यहाँ पे? A33। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे जो है ना, इनका सम जो देगा वो इवन आ रहा है, तो कोफैक्टर हमारा माइनर के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी दो आप निकाल लेना 5 और -1 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मतलब किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट के उसके एलिमेंट के टर्म्स में हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट को। इसी टॉपिक को बोलते हैं हम एवेल्यूएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? कोफैक्टर माइनस की मदद से। उसके पहले हम आपको एक जो फर्स्ट पेज पे मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वहाँ पे आप एक चीज़ ऐड कर लीजिए। आप यहाँ पे एक चीज़ रिप्रेजेंट कर लेना कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा और डेटे, और कहीं कहीं पे कैपिटल डी से भी करते हैं, तो वो चीज़ भी लिखी रहनी चाहिए। और फिर तो ऐसा है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि डिटर्मिनेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो आप वही मान लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये जो मेथड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, ये ऐसा मान के चलिए आपकी ये सभी के लिए, चाहे वो कितने ऑर्डर का है, उसके लिए सेम स्ट्रेटजी होगी। दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर एनी ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, कितने भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो उसके लिए ही होगा। इसमें पहला पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट जैसे मैंने बोला ABCD, तो ये तो 2x2 का हो गया, तो इसका तो आपको पता ही है, कुछ नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? A × D माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? B × C, तो कितना आ गया? AD - BC। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड बात कर लेते हैं, यदि मैंने बोला डेल्टा या फिर कैपिटल D, जहाँ से भी ऐसा भी दिख जाए। ये मैंने बोला कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम सब चीज़ डिफाइन करते हैं फर्स्ट बाय फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पहला पॉइंट कि द एवेल्यूएशन, जो मैंने हेडिंग लिखवाई ना, एक्सपेंशन, हम चाहे किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बोलूँगा मैं, एवेल्यूएशन कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में भी हम, रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कर सकते हैं? इवेल्यूएट कर सकते हैं। और वैल्यू विल बी, और जो वैल्यू रहेगी, वैल्यू विल बी रिमेन सेम। वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। हम किसी भी कॉलम को हम बोलें कि इस रो के रिस्पेक्ट में अभी तक हम निकालते थे इन जनरल, तो अब इस रो, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो किसी भी इस कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल लो, सॉरी इस रो के रिस्पेक्ट में निकाल लो, इस कॉलम के रिस्पेक्ट, किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। और इवैल्यूएशन कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए कभी कभार हम देखते हैं कि बड़े टिपिकल जब 4-4 5-5 ऑर्डर के जब डिटर्मिनेंट आते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ जीरो रहती हैं, तो हम उस जीरो वाली वैल्यूज़ के ऑर्डर को, या फिर उस जीरो वाले वैल्यू के रो या कॉलम को हम कंसिडर करके उसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया। बी पॉइंट इसी में लिख सकते हो हम क्या? फॉर वैल्यू के लिए क्या करना होता है हमको? फाइंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम
विथ देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करिए, आप इस बात को समझिए कि आपको वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की। वो क्या करेंगे, आप फाइंड करिए सम ऑफ, किसका सम, प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, विद देयर कोफैक्टर्स, उनके कोफैक्टर्स साथ मल्टीपल करके उसका सम ले लीजिए। वो हमेशा क्या देगा आपको, डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले के लिए, तो ये कितने 6 तरीके से मिल सकता है, क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। अब देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या क्या मिल सकती है आपको। तो जब आप पहले के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लेट्स से इस वाले के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या निकल के आएगा, A1 इंटू CA1 प्लस B1, जब आप एक किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में, इंटू CB1 प्लस C1 इंटू कोफैक्टर ऑफ CC1, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी को डेल्टा इक्वल्स टू, जब हम सेकंड रो के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो कितना आएगा, A2 इंटू C क्या है, ये कोफैक्टर की बात चल रही है, ठीक है। CA2 प्लस B2 इंटू CB2 प्लस C2 इंटू CC2, ठीक है। दिस किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू रो 2 के रिस्पेक्ट में। और इसका मैं बात करूँ तो यहाँ पे थर्ड रो के रिस्पेक्ट में A3 इंटू A3 प्लस B3 इंटू B3 प्लस C3 इंटू C3, ये वाला एलिमेंट, इंटू C3, ठीक है। ये कौन से रिस्पेक्ट में निकाला हमने, R3 के रिस्पेक्ट में। अब मैं सिमिलरली फॉर कॉलम्स के लिए आप निकाल सकते हो। इन सब डिटरमिनेंट्स आप किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालो, आपको वैल्यू हमेशा सेम आएगी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया आपको। और हम इनका सम क्या कर रहे हैं, हम उनके एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम ले रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में। ऐसे हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू C1, C2 एंड C3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो पूरी कहानी मैंने बताई आपको, दिस इज़ ऑल अबाउट डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गई। नेक्स्ट पढ़ें। चलिए देखिए, अब जैसे हम ये वाला डिटरमिनेंट दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट का मैं, आप चाहो किसी की भी रो के करेस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड को, थर्ड रो। बट आपको 11th क्लास में फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता था, इसलिए आपको याद होगा हम ऐसे निकालते थे, तो याद होगा आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रो 3 के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ। लेट कंसीडर डेट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रो 3, तो क्या हो जाएगा, देखो आप देखिए अच्छे से देखिए, डेल्टा की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में। तो पहला एलिमेंट है C1। अब इस C1 का मुझे इसी के कोफैक्टर से मल्टीपल करना है। तो कोफैक्टर क्या होता था, यदि मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, -1 टू द पावर ऑफ 3 + 1। अब 3 प्लस, क्योंकि ये कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, 3 + 1 इंटू माइनर, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, बचेगा क्या, ये बचेगा आपको A2 A3 B2 B3, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट होगा C2। अब क्या होगा, सम लेना था प्लस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लेंगे, -1 टू द पावर, ये एलिमेंट कौन सा है आपका, ये एलिमेंट है सर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो कितना हो गया 3 + 2। नेक्स्ट, अब इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, तो बचेगा कितना, A1 A3 B1 B3। नेक्स्ट फिर से थर्ड एलिमेंट क्या है, C3। नेक्स्ट, अब इसको यहाँ पे लिया तो ये क्या हो गया, -1 टू द पावर ऑफ 3 + 3, ये कितना हो गया, A1 A2 B1 B2, ठीक है ना भाई। अब सोचने वाली बात, अब एक बच्चा बोलेगा सर इसका तो ये कितना आ गया, ये -1 की पावर 4 कितना हो गया, कुछ भी नहीं, प्लस में आ जाएगा, तो ये तो सेम का सेम रहेगा, तो दिस विल बी 1। बट ए वाला क्या हो, -1 टू द पावर 3 + 2, ये माइनस के साथ आएगा। तो ये जो पॉजिटिव साइन होता था ना, हमेशा हम यहाँ पे नेगेटिव क्यों लेते थे, इसका रीज़न यही है, सेकंड वाला नेगेटिव लेने का। और यहाँ पे -1 टू द पावर 3 + 3, ये तो फिर से पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप क्या फाइंड करोगे, आप फाइंड कर लोगे सर C1 इंटू A2 A3 B2 B3। नेक्स्ट माइनस C2 इंटू A1 A3 B1 B3। नेक्स्ट प्लस C3 टाइम्स ऑफ A1 A2 B1 B2, बस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा C1 इंटू, ये कितना देगा, A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस C2 टाइम्स ऑफ A1 B3 माइनस A3 B1
प्लस C3 टाइम्स ऑफ A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, चाहे आप A2 B3 लिखो, चाहे B3 A2 लिखो, सब सेम है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, एलिमेंट्स है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑब्जर्व कर सकते हो आप, इस C1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 2 टर्म्स, यहाँ से 2 टर्म्स, यहाँ से 2 टर्म, टोटल 6 टर्म्स। इसलिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर के लिए, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब जिसको आपको थोड़ा बहुत भी PNC का नॉलेज है तो फैक्टोरियल आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ऐसे निकाल लिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेना चाहूँ मैं, जैसे मैंने बोला आपको डेल्टा ऑफ 1 0 0 5 2 6 7 9 1। अब देखो, यदि आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कहाँ पे हैं, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो निकालिए फर्स्ट कॉलम के, तो क्या होगा, यदि आप इसका पहले एलिमेंट की बात कर दो 1 इंटू, अब यहाँ पे को फैक्टर लेना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट वाले कितना हो जाएगा -1 टू द पावर ऑफ 1 + 1, और इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये कितना हो गया 2961। और बाकी जब सेकंड वाला लोगे तो यहाँ पे तो फिर से 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी कर लो, फिर थर्ड वाले लोगे 0 इंटू कुछ भी कर लो, ये ख़त्म। तो ये पूरा डिटर्मिनेंट समेट गया इतने में, -1 टू द पावर 2 2961 प्लस -1 टू द पावर 2, ये तो 1 ही आ गया, तो ये कितना आ गया 2 - 54, आंसर विल बी -52। समझ में आ गई बात। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले इसको 1 के, यदि उनको यदि याद था रो 1 के एस्पेक्ट में, तो वो क्या करते थे, ऐसे करते थे 1 इंटू 2 - 54, देन -5 इंटू 0 - 0, नेक्स्ट प्लस 7 इंटू 0 - 0। अब वो इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि यही वाला कर लो, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रो दिखें, मतलब 0 दिखें आपको, वहाँ से आप ख़त्म कर दो इसको। तो देखो 5 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, 7 इंटू 0, ये तो 0 ही हो गया, और ये कितना आ गया -52। क्लियर है आपको। तो ये आपको ऐसे, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम किसी भी रो, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम निकाल लेंगे, बस उस रो, उस कॉलम के पर्टिकुलर को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या देगा, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, जनरल डिटर्मिनेंट लेते हैं ऑर्डर n का। यदि इसके हम डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, लेट इवेल्यूएटेड विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में। तो रो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, उसके कोफैक्टर्स से मल्टीपल करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपको जल्दी दिखाता हूँ मैं ये स्टेप। देखो ऐसा कुछ आएगा, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस A12 प्लस इंटू C12। अब आप सोचोगे माइनस क्यों नहीं आ रहा है, माइनस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि माइनस तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे माइनस माइनस हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लेंगे, माइनर तब लेंगे जब हम इसको हम माइनर के साथ लेंगे, तो माइनर के साथ लेंगे तब प्लस माइनस हम कंटिन्यूस चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर कोफैक्टर के अंदर ऑलरेडी माइनर मतलब माइनस साइन आ चुका है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में। अब देखिए आप यहाँ पे यदि मैं लिखना चाहूँ तो ए, अब इसमें देखिए रो 1 के एस्पेक्ट में किया है, तो रो 1 तो फिक्स हो गई। देखो 1 चेंज नहीं हो रहा है, देखो नहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो कितना हो गया रो 1। और R चेंज होगा, R इक्वल्स टू, R तो 1 से लेके n तक कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली C1 R। ठीक है, तो ये फिक्स है। क्यों फिक्स है, ये फिक्स है जस्ट बिकॉज वी आर कंसीडरिंग डेट विद रिस्पेक्ट टू रो 1, ठीक है। अब मैं यदि बोलूँ कि यदि मैं C2 कॉलम 2 के रिस्पेक्ट में करूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस कॉलम 2 मतलब ए वाले के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा AN2 इंटू CN2। ठीक है, मतलब A12 इंटू को फैक्टर उसी का, ऐसे करोगे। समेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, R इक्वल्स टू 1 से कॉलम चेंज नहीं होगा, 2 वैल्यू चेंज नहीं होगा, लिख लो पहले C, यहाँ पे 2 चेंज नहीं होगा, यहाँ पे 2 चेंज नहीं होगा, बट बाकी तो चेंज होगा। तो R ठीक है, R इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। ठीक है, ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई किसी भी हमारे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो आप कर सकते हो। अब इन जनरल मैं बोलूँ, इन जनरल फॉर एनी kth रो और कॉलम है। अब पहले रो की बात कर लेते हैं। रो की बात करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, समेशन ऑफ R इक्वल्स टू 1 से लेके n A KR इंटू, क्योंकि यहाँ पे K फिक्स रहेगा,
सी को फैक्टर ऑफ के आर, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू कॉलम बात करें, ये हो गया विद रिस्पेक्ट फॉर केथ रो के लिए। और हम कॉलम की बात करें तो समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन, और यू कैन से दैट ए, अब क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा आर के इंटू सी आर के, ठीक है। दिस इज़ फॉर केथ कॉलम के लिए, ठीक है। यदि ये चीज़ समझ में आ गई आपको तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू पता चल गई होगी, किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उसी के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सम लेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा। बट यदि हमने क्या किया, किसी भी रो का दूसरे रो के साथ कोफैक्टर से मल्टीपल किया तो वो क्या देगा, वो हमेशा 0 वैल्यू देगा। और यदि हमने किसी रो को किसी कॉलम के साथ मल्टीपल किया और उसके कोफैक्टर्स मतलब कोफैक्टर्स के साथ, तो क्या होगा, वो देगा ना तो वो 0 देगा ना ही डिटरमिनेंट वैल्यू देगा। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं नोट की तरह लिखता हूँ। तो पढ़िए, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस कोफैक्टर विद रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ए आई जे, मतलब मैंने बोला उन कोफैक्टर्स को हम उनके रिस्पेक्टिव ए आई जे के साथ मल्टीपल करते हैं, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर साथ मल्टीपल करते हैं, उनका सम लेते हैं, तो हमें देता है वो डिटरमिनेंट वैल्यू डेल्टा मिलेगा आपको। बट यदि हमने क्या किया, उन्हीं कोफैक्टर को, यदि मैंने बोला फर्स्ट रो की बात की है तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर को उस दूसरे रो के एलिमेंट के साथ मल्टीपल किया है, फिर दूसरे कॉलम के, यदि मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ तो कॉलम के ही एलिमेंट के साथ मल्टीपल किया तो सम जो आएगा वो 0 आएगा। और यदि मैंने एलिमेंट्स लिए हैं रो के, कोफैक्टर ले लिया कॉलम का, और उनका सम लोगे तो सम जो होगा ना वो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा ना वो 0 देगा। इन जनरल ये चीज़ मैं आपको मैट्रिक्स में पढ़ा चुका था ऑलरेडी। तो सेकंड पॉइंट को समझने के लिए क्या बोलोगे, मतलब मैं बोलना चाहूँ, आपने एलिमेंट्स ले लिए लेट्स से कुछ R1 के, रो 1 के, और कोफैक्टर्स ले लिए आपने R3 के या फिर R2 के, ठीक है। तो आप जब इनका सम करोगे तब वो आंसर विल बी 0 बिकॉज ऑफ साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो इन तीनों को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसको फर्स्ट वाले पॉइंट को नोट को समझना है। तो मुझे आगे यहाँ पे एक 0 दिख गया मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि इस कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यदि मैंने एलिमेंट लिए हैं हमने, कौन सा कॉलम है C3, तो हमको कोफैक्टर भी लेने पड़ेंगे किसी के C3 के, तो ये हमको क्या मिल के देगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या 0 इंटू, अब निकालना है इस 0 का कोफैक्टर निकालना आप, ये -10 देगा, ठीक है, ऐसे कर लेना आप, ठीक है। सब प्लस 5 इंटू -17 प्लस ये एलिमेंट कितना है -7 इंटू -1, ये सब करोगे तो ये आएगा डिटरमिनेंट वैल्यू -78। सेकंड में करता हूँ, मैं लेता हूँ एलिमेंट लेट्स से कॉलम 2 के, और कोफैक्टर लेता हूँ कॉलम 3 का। तो इसको करोगे तो देखो, एलिमेंट लेता हूँ सेकंड कॉलम के, तो 3 -2 हो, और कोफैक्टर आप लेना चाहते हो कॉलम 3 के, तो कॉलम 3 के कितने आए थे, -10 -17 -1, तो -10 -17 -1, बीच में प्लस लगा दो क्योंकि कोफैक्टर के अंदर माइनस साइन ऑलरेडी आ जाता है। तो कितना हो गया -30, ये कितना हो गया -34, ये कितना हो गया, नहीं माइनस है, +34, ये -4, तो कितना हो गया 0, -30 +34 ये हो गया माइनस। अब थर्ड ले लेते हैं हम। थर्ड क्या कि मैंने बोला एलिमेंट ले लिए मैंने लेट्स से फर्स्ट कॉलम के, कॉलम 1 के, और कोफैक्टर ले लिए मैंने चाहूँ तो मैं फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो के लिए अब करके देख लेना, ना वो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा, डिटरमिनेंट यहाँ से -78 निकाल ली हो, यहाँ से भी निकाल देख लेना, ना वो डिटरमिनेंट वैल्यू देगा ना ही वो 0 के इक्वल आएगा। इन जनरल वो आ जाए अलग बात है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिटरमिनेंट। अब नेक्स्ट हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो जो ये पहली बार दिख रहे थे मैं उनको बोलना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इस 10 दोस्तों को इस शेयर करिए, जिससे कि उन 10 दोस्तों का भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है। तो फिर मैं आज के इस सेशन को मतलब कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।